ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है जनजातीय वर्गों के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवाजी सरकार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत की आजादी में अपना एक बहुमूल्य योगदान देने वाले भारत के स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के नायक शहीद बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती के अवसर पर पिछले साल से 15 नवंबर का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन जनजातीय समुदाय से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के आजादी में उनके योगदान को याद करने का दिन है और साथ ही ये दिन ये बात भी प्रस्तुत करता है कि जनजातीय वर्गों के सशक्तिकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनकी शिक्षा, रोजगार, उनके कौशल विकास के लिए कदम उठाए जाएं और जो जनजातीय वर्गों की संस्कृति है और विरासत है उसके प्रति देश के नागरिकों में एक गौरव का भाव प्रस्तुत किया जाए। प्रोफेसर सरकार ने जैसा कि जनजातीय गौरव दिवस का पिछले साल इसकी शुरुआत की थी और हम सभी जानते हैं कि जो देश की आजादी का 75वां साल आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, उसमें भी इस बात को रेखांकित किया गया कि जो हमारे जनजातीय समुदाय से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको स्मरण किया जाए, इतिहास में उन्हें भी वही स्थान दिया जाए, उन्हें याद किया जाए। और हमने देखा भी है कि उनको स्मरण करते हुए उनके वीरता के प्रति गौरव का भाव पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जनजातीय गौरव दिवस क्या संदेश देता है? देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि जनजातीय गौरव दिवस की जब हम बात करते हैं और खास करके पिछले साल से जिस तरह से इसको गौरव दिवस के रूप से मनाया जाने लगा, क्योंकि संथाल जो उनके वीर जी बिरसा मुंडा, उन्होंने इसी दिन जो है अपने शहीदी का जो दिन है उनका, और उन्होंने संथालों की खास करके जो गौरव है, उनकी जो आजादी है, उसकी रक्षा करते हुए उन्होंने अपना जीवन उनके लिए दे दिया था। तो ये जो काम है ये बहुत आसान काम नहीं है। सबसे पहले देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की आदिवासी विरासत पर गर्व व्यक्त करना और आदिवासी समुदाय के विकास का संकल्प पंच प्राण की ऊर्जा का हिस्सा है। तो ये पंच प्राण की जो ऊर्जा की बात करते हैं, ये एक बहुत व्यापक रूप से उन्होंने बहुत बड़ी चीज को एक छोटे से उसमें कह के सिखा दिया। देखिए, इस देश में जब हम आदिवासी लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है। अगर इस देश में जब संविधान बनाया गया, उन्होंने कहीं इसको आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आदिवासी शब्द का इस्तेमाल 1930 के दशक में हुआ था और कहा जाता है कि ठक्कर बापा ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था जी। और के बाद जो है संविधान में शेड्यूल 5 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया है और ये पूरे देश में फैले हुए हैं। पूर्वांचल से लेके आपके उत्तर में चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, ये गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बस्तर, छत्तीसगढ़ का एरिया, बिहार, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां आदिवासी लोग हैं नहीं। व्यापक एक चीज जो हमें देखने को मिलती है, जो सामान्य संस्कृति है उसमें नृत्य है, गायन है, इसके अलावा मल्ल युद्ध का भी बहुत एक सिस्टम है, उनमें कहानियों का कहने का एक सिस्टम है, जैसे पांडवनी वगैरह की जो कलाएं हैं वो भी सब आदिवासी परंपरा से ही आई है। इसी प्रकार से अगर आप झारखंड और उड़ीसा के उसमें चले जाए तो छऊ की जो परंपराएं हैं, तो ये सारी जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, इनको संजो के रखना बहुत आसान काम नहीं है। आप कहेंगे कितने ट्राइब्स हैं? वैसे कहा जाता है भारत में 700 से ज्यादा जो है इस तरह के आदिवासी समुदाय हैं। विभिन्न नाम से वो जाने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पर संविधान के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब्स जो है 645 है जो खास करके हैं। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां हैं और उनकी हर एक की बोली अलग है और उनकी प्रथाएं और व्यवस्थाएं भी अलग अलग है। और बोली इतनी अलग है कि एक जो नागालैंड का जो आदिवासी है वो दूसरे आदिवासी उनकी भाषा को नहीं समझते हैं। तो ये इतने में प्रमुख रूप से वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इनको सबको व्यवस्थित करने का काम जो है बहुत तरह से किया जा रहा है। प्रकार से इतने तरह के उनकी विविधताएं इतना है। देखिए, विदेशी शासकों के समय में हमने देखा है कि इन्होंने संथालों में तिलका माझी भी एक रहे हैं जिन्होंने दामिन संग्राम जो है वो लीड किया। हमें बुद्धू भगत है, ये लड़का आंदोलन के,
सिंधु कानू क्रांति है, और इस प्रकार से ताना भगत आंदोलन है, और तमाम तरह के आंदोलन जो है विभिन्न जगह अलग अलग देखने को मिलता है। तो लिमड़ी आंदोलन, दाहोद आंदोलन और इस तरह के बहुत सारी चीजों का आज जो है प्रधानमंत्री जी ने भी उनका उल्लेख किया है। और आज कुंती में हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने, उन्होंने भी जाके जो है वहाँ विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पिछले साल से जो बिरसा मुंडा संग्रहालय जो बना है, उसमें भी इनकी जो संस्कृतियां हैं, ट्राइफेड के बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, उसमें जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग जनजातियों की जो संस्कृतियां हैं, उसको सजोने की जो कोशिश की जा रही है, उससे उनकी सारी चीजों को जिस तरह से वो हैं उसको रखने की कोशिश की है। प्रोफेसर सरकार, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे जनजातीय वर्ग हैं, उनकी संस्कृति और विरासत का कंजर्वेशन, उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है और उस दिशा में काम हो रहा है। और एक बात आती है कि जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, कौशल है, उसको भी सामने लाया जाए। इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री वंदन कार्यक्रम। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि जो जनजातीय समुदाय का पारंपरिक ज्ञान है, कौशल है, उसे अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जिनकी नॉलेज इन जनजातीय समुदायों को है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कितना अहम है उनको इस तरह से मुख्य धारा में जोड़ना, अर्थव्यवस्था में शामिल करना? देखिए, मुख्य धारा में तो उनको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चीज जो हमने किया है, उनके जंगलों पे जाकर हम भी जो है उसमें से दोहन करना हमने शुरू कर दिया है। और ये जंगल जो है उसके लिए खास करके इसीलिए इन पे एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया गया है, जिसमें कि जनजातीय वर्ग जो है उनकी जो अधिकार है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उस पर काफी प्रयत्न किया जा रहा है। अभी हाल में मध्य प्रदेश में जो है, क्योंकि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो उनके जो फॉरेस्ट राइट्स एरियाज हैं, उसमें कई तरह के कुछ विधिक समस्याएं आ जाती है, लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो 827 जो ऐसे जंगल में होने वाले गांव हैं, उनको फॉरेस्ट विलेजेस कहा जाता है सामान्य रूप से, उनको रेवेन्यू विलेजेस की तरह उसको बनाया गया था। रेवेन्यू विलेजेस जब बनाया जाता है तो उसके जो फॉरेस्ट विलेजेस में जो है डेवलपमेंट वगैरह कई तरह के परिवर्तन करना जो है आसान नहीं होता है। कई तरह के कानून उसके बीच में आ जाते हैं, कई तरह के फॉरेस्ट एक्ट जो है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जब रेवेन्यू विलेज कहला दिया जाता है तो रेवेन्यू विलेज में उनके जो संरक्षित रहते हैं, और उसमें जो है तमाम तरह के जो सामान्य उनके डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा सकते हैं वो भी करना संभव हो गया। तो मध्य प्रदेश से ये काम शुरू हो गया है। तो देखिए, एक चीज जो है, आपने कहा कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसके संरक्षण की आवश्यकता तो अवश्य निश्चित रूप से ही है। जो हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने हमें बताया कि 78,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के खास करके इस आर्थिक बढ़ोतरी के लिए उन्होंने इनको समर्पित किए हैं, और उसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, और कम से कम कई राज्यों में साल के अंत तक, दिसंबर तक जो परिवार है उसको नए घर मिलने की आशा है। सरकार ने 123 करोड़ रुपए जो है उनको बोनस की तरह दिया है, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके 123 करोड़ का बोनस दिया है। और करीब 12 लाख जो इस तरह के जो आदिवासी कार्यकर्ता है, जो कि कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, इन सब जगहों के आदिवासियों को उससे काफी लाभ हो रहा है। दूसरी चीज है, अगर आप देखें, हम कई तरह के जो स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, ग्रांट्स इन एड दिए जाते हैं उनकी शिक्षा के लिए। लड़कियों को खास करके जिस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, और वो सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी उसी प्रकार से वहाँ प्रोत्साहित किया जाता है। तो लड़कियों को इसलिए कि हर समाज में कहीं न कहीं जो है महिलाओं को समस्याएं होती हैं, इसलिए महिलाओं के लिए खास करके कुछ कार्यक्रम किए गए हैं। उनके ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए जो है, ये आपके ट्राइफेड और जो प्रदेशीय कोऑपरेटिव संस्थाएं होती है वो उसमें सहायता प्रदान करते हैं। उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके हर एक में जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो या हर चीज के लिए एक सामान्य मूल्य जो है निर्धारित भी किया हुआ है, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। और उनकी अर्थव्यवस्था चलेगी तो देखिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था का वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोफेसर सरकार, जो जनजातीय वर्ग हैं, ज्यादातर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जो खनन वाला क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा की हम बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों की बात करें। और अक्सर ये देखा गया है कि जो खनन से होने वाली आय है या खनन का जो
पूरा एक तरह से व्यापार है, उसमें उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं थी। लेकिन इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना। यानी इस फंड के माध्यम से ये तय हुआ कि जो खनन है उससे हुई जो इनकम है उसका 30% स्थानीय विकास में खर्च हो, जिसका इस्तेमाल जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए हो रहा है। और इसमें हमने देखा कि लगभग 50-60 हजार करोड़ रुपए के आसपास की एक रकम भी इकट्ठा हुई है और जिसका इस्तेमाल इन क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम कैसे इन क्षेत्रों के विकास को और ज्यादा बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रहे हैं? अभी माइनिंग एक्ट में जो ये सुधार किया गया है कि 30% जो है 30% का जो रॉयल्टी है उस क्षेत्र में लगाया जाएगा, ये जो किया गया है करीब 50,000 करोड़ का एक पूरा फंड बन गया है। तो इससे उस क्षेत्र में जो क्योंकि उसमें पुनर्निवास हो जाता है, पुनर्निवेश होने की वजह से जो है, जब देखिए कोयले की खान हो या किसी भी तरह का खान हो, उसमें खुदाई होनी है, उसमें तरह तरह की समस्याएं आनी है। हालांकि नियम के हिसाब से उसमें उतने ही पेड़ भी लगाने हैं, सारी चीजें होती हैं, तब फिर भी समस्या तो रहती। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, सामान्य रूप से जो विकास में एक रोक आता है, तो उसको रोकने के लिए ये जो फंड है उसमें काम आ रहा है। और उसकी वजह से जो है, जो सामान्य रूप से आप कहेंगे कि जो भूमि का जो क्षरण हो रहा है, सामान्य रूप से जो फसलों का क्षरण हो रहा है और ये सारी चीजें जो उनको नुकसान हो रहा है, तो ये माइनिंग के जो 30% का जो ये फंड आ रहा है, स्पेशल फंड जो बन रहा है, उससे उस क्षेत्र में उसको पुनर्निवेश करके उन चीजों को दोबारा सुधारने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि क्षेत्र का जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे और लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो। तो इसके वजह से जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे जो है, अब ये कहना कि अभी भी सरकार सारी चीजें एक साथ तो नहीं कर पाती है, फिर भी बहुत सारी चीजें जो कर रही हैं उससे हम देख रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह भी आता है कि हमारे ख्याल सरकार रख रही है। और दूसरी चीज जो है, जो पूरे क्षेत्र में जब इस तरह से निवेश किया जाता है तो उसका भी लाभ पूरे क्षेत्र को होता है और जो क्षरण वगैरह है उसमें कमी आ जाती है। प्रोफेसर सरकार, हम जो बजट का वित्त वर्ष 2021-22 था उसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए 21,000 करोड़ रुपए का एक योजनाओं को संचालित करने का बजट होता था, उसे बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, लगभग 4 गुना इसे बढ़ाया गया। इसकी परिणाम स्वरूप हमने देखा कि जो कई सरकारी कार्यक्रम हैं उनकी प्रगति तीव्र हुई। जैसे आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया, तो पक्के घर अब जनजातीय वर्ग क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं। एक विशेष कार्यक्रम जल जीवन मिशन, इसके तहत घर घर तक नल के जरिए जल पहुंचाया जा रहा है और इसी तरह से स्वास्थ्य की दिशा में आयुष्मान कार्ड वहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो ये कितना आवश्यक है कि जनजातीय वर्गों को योजनाओं को का लाभ देकर उन्हें विश्वास में लिया जाए और उन्हें यह एहसास करवाया जाए कि सरकार उनके साथ है। पहले जो ये होता था 21,000 करोड़ रुपए सालाना करीब किया जाता था पूरे देश में, और वो सबसे बड़ी चीज है, पूरे देश में 21,000 करोड़ जब बटता है तो बहुत थोड़ा होता है, तब उसको जो है करीब 4 गुना किया गया है। तो निश्चित रूप से ही वो हर क्षेत्र में धन का जो निवेश ज्यादा होगा और ज्यादा होने लगा है। कई क्षेत्रों में हमने देखा है कि पहले से ज्यादा काम होने लगा है, सड़कें बनने लगी हैं और इस तरह के कई काम और होने लगे हैं। जैसे भी जल जीवन मिशन का जो है उसके भी पैसे भी उसी में से आते हैं। तो जल जीवन मिशन की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ नल के जल की ही नहीं बात है। उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को पीने का पानी और उनके जीवन यापन के लिए इतना पानी की आवश्यकता है वो मिलना चाहिए, साथ में कृषि के लिए जो पानी है वो भी मिलना चाहिए। तो ये प्रयास हो रहा है और इससे अगर हम देखें इन क्षेत्रों में जो खेती वगैरह होती थी वो खेती भी उससे बढ़ी हुई है। पहले खेती जहाँ कम होती थी, अब खेती का क्षेत्र भी बड़ा है और उपज भी बढ़ी। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, और कई चीजों जो है, कई जगह जो है ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने निगरानी में बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोगों से जुड़ते हैं तो सरकार का जुड़ाव का तो उससे अच्छा कोई उपाय और होता नहीं। पूरे जो आदिवासी समाज है उसको क्रमशः जो है उनको लगेगा कि वो उनको शहरों पर आश्रित होकर नहीं चलना पड़ेगा और अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों पर, अपने ही व्यवस्था पर वो विश्वास करके आगे बढ़ पाएंगे। प्रोफेसर सरकार, कार्यक्रम में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कमल जी। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय वर्गों के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शिवाजी सरकार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।